संयोजन के नियम। और रासायनिक संयोजन के नियम में यही चल रहा था कि अपना एग्रीकल्चर में तो दूसरा चल रहा था। एग्रीकल्चर में तो ये टॉपिक चल रहा था ना अपना, ये अपना हो गया था यहाँ से पार्ट 6 का अपन अध्ययन कर रहे थे और इसमें पढ़ रहे थे अपन क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो किसी परमाणु में कोष, उपकोष, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। ऐसी संख्याओं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं और ये क्वांटम संख्याएं हमारे 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमने पहली क्वांटम संख्या पढ़ी है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कोष को रिप्रेजेंट करती है, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कक्षक के बारे में जानकारी देती है, और चौथी थी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। अब हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या की, तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में अपन ने देखा था इसके खोजकर्ता जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? बोर। तो मुख्य क्वांटम संख्या को किसने दिया था? बोर ने दिया था। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या किसके मान को बताती है? तो ये कोष के मान को बताने का कार्य करती है। इसका मान कितने से कितने तक होता है? तो 1 से अनंत तक मान होता है। और नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी उसका परमाणु आकार कहलाती है, तो ये परमाणु आकार को भी व्यक्त करती है। तथा कोष ऊर्जा स्तरों के बारे में भी ये जानकारी हमें प्रदान करती है। और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से सूत्र से? 2n² सूत्र से। ये अपन ने देखा था मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत। और इसके आधार पर अपन ने ये एक एग्जाम्पल हल किया था कि यदि हम n के मान 1, 2, 3, 4, 5 ले, 1 मान k कोष के लिए होता है, 2 मान l कोष के लिए, 3 m के लिए, 4 n के लिए और 5 o के लिए, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे? 2n² सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो n का मान जब हम रखेंगे 1 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? इस सूत्र से 2। l कोष में कितने आए थे? 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन, n में 32 और o में आए थे हमारे 50 इलेक्ट्रॉन। n का मान जितना अधिक होगा उस कोष का आकार उतना ही अधिक होगा, इसलिए k कोष से बड़ा होता है l, l से बड़ा होता है m और m से बड़ा होता है n, क्योंकि n का मान बढ़ेगा और n का मान बढ़ेगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा। ये तो अपन ने पढ़ा था पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत। सेकंड कौन सी हमने पढ़ी थी? सेकंड पढ़ी थी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन थे? सोमरफेल्ड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? उपकोष को। उपकोष को बताने का कार्य करती है। और एल का मान क्या होता है? जो हमारा एन का मान होता है उससे 1 कम। तो एन एल का मान क्या हो गया हमारा? 0 से n-1 तक एल के मान होंगे। और एल का जो मान होता है वो प्रत्येक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है। अब उपकोष के अलावा ये उपकोष की आकृति को भी रिप्रेजेंट करता है। कौन सी क्वांटम संख्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा। तो इसमें अपन ने देखा था कि हमारे एल का मान 0 कौन से उपकोष के लिए होता है? एस उपकोष के लिए। और एस उपकोष की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। एक मान किसके लिए होता है? पी उपकोष के लिए होता है और उसकी आकृति होती है डमलाकार। एल का मान 2 किसके लिए होता है? डी उपकोष के लिए, उसकी आकृति होती है द्विडमलाकार। और एल का मान 3 किसके लिए होता है? एफ उपकोष के लिए, उसकी आकृति होती है हमारी जटिल।
इस पर हमने ये क्वेश्चन हल किया था कि हमारे पास n के मान 4 है, 1 2 3 4, तो इनमें l के मान क्या होंगे? तो l के मान कौन से सूत्र से निकालते हैं अपन? 0 से n-1 तक। तो जब n का मान 1 है तो 1 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा? 0। इसमें l का मान क्या आएगा? 0। और 0 कौन से उपकोष के लिए होता है? s उपकोष के लिए। इसी प्रकार n का मान 2 लोगे तो 2 - 1 करोगे, 1 आएगा। अब 1 कहाँ से आएगा? 0 से 1 तक, तो 0 भी होगा और 1 भी होगा। इसका मतलब इसमें s उपकोष भी होगा और p उपकोष भी। m कोष में कौन कौन से उपकोष होंगे? तो इसके लिए l का मान आता है 0, 1 और 2। 0 तो किसके लिए हो गया? s के लिए, 1 किसके लिए हो गया? p उपकोष के लिए, और 2 किसके लिए हो गया? d उपकोष के लिए। इसी प्रकार n कोष में कौन कौन से l के मान होंगे? n के लिए l के मान होंगे 0, 1, 2 और 3। तो 0 तो हो गया s उपकोष के लिए, 1 हो गया p उपकोष के लिए, 2 हो गया d उपकोष के लिए, और 3 हो गया हमारा f उपकोष के लिए। इसके बाद मैंने बताया था कि किसी उपकोष में हम कुल कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल कक्षकों की संख्या कौन से सूत्र से निकालेंगे? 2l+1 सूत्र से। और यदि उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए तो कौन से सूत्र से निकालेंगे? 2l+1 सूत्र से। यहाँ तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, और उदाहरण है अपना, एक तो ले लिया आपने उपकोष, दूसरे में जो उपकोष है उसके लिए क्या लिखेंगे हम? l का मान लिखेंगे, l का मान। तीसरे कॉलम में इसमें क्या निकालेंगे हम? उपकोष में हम ज्ञात करेंगे कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। उसके बाद उपकोष में क्या ज्ञात करेंगे हम? तो उपकोष में हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से 4 कॉलम हो गए अपन के। कौन कौन से 4 कॉलम हो गए? देखिए, एक तो हो गया हमारा उपकोष का कॉलम, एक हो गया उसके लिए l का मान, एक हो गया उसमें कक्षकों की संख्या, और एक कॉलम हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम उपकोष की बात करते हैं तो उपकोष कौन कौन से होते हैं आपके पास? जैसे s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष, f उपकोष, और आगे भी अगर और भी उपकोष आप लो तो अगला उपकोष आ जाता है आपका g, इस तरीके से फिर आ जाता है h। तो इस तरीके से ये आपके क्या आएंगे? उपकोष। तो अपन ने उपकोष लिख लिए। अब इन उपकोष के लिए अपन किसका मान निकालेंगे? l का मान। तो आपको पता है l का मान कैसे ज्ञात करते हैं? s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है वो लिखिए आप। s के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है। p के लिए कितना होता है? 1 होता है। d के लिए 2, f के लिए 3, और g के लिए कितना हो जाएगा? 4। अब आपको इसके आधार पर, l के मान के आधार पर उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी है। तो कक्षकों के लिए मैंने आपको सूत्र बताया। कौन सा सूत्र लिखते हैं हम? 2l+1 सूत्र लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? 2l+1 सूत्र। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? इनमें कक्षकों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए,
अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर कक्षकों की संख्या। तो पहले अपन को किसमें ज्ञात करनी है, एस उपकोष में। तो सूत्र क्या हो गया, 2l + 1। तो हमने लिखा 2, फिर l का मान तो मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 0 से, फिर +1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। इसका मतलब एस उपकोष में कितनी कक्षक होती है, 1 होती है। अब आप निकालोगे पी उपकोष में, तो पी के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 × एल का मान क्या है, 1, तो 2 × 1 + 1। हल कीजिए, 2 एकम के 2, 2 और 1 3। तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो पी उपकोष में कितनी कक्षक होती है, 3। एस उपकोष में कितनी कक्षक होती है, 1। अब आपको डी में निकालना है, तो क्या करोगे, 2 × एल का मान कितना है, 2, तो कितने से गुणा कर दोगे, 2 से, +1। हल किया, क्या आया, 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितनी कक्षक होंगी इसमें, 5 कक्षक। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कि बताइए एफ उपकोष में कितनी कक्षक होगी, तो आपका सूत्र हो गया 2 × एल। एल का मान कितना है, 3 + 1 = 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो एफ उपकोष में कितनी कक्षक होगी, 7। अब जी उपकोष में निकालना है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 × एल का मान 4 + 1, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो कितनी कक्षक हो जाएगी, 9। इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इनमें कक्षकों की संख्या। अब हमको निकालनी है जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या निकालनी है हमको, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास सूत्र हो गया 2l + 1। तो देखो 2l + 1 का मान तो 1 है ना, तो या तो आप इसको कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो सीधे आ जाएगा। या पूरा आप इससे निकालोगे, इससे तो कैसे निकलेगा, 2, फिर 2 × एल का मान क्या रखोगे, 0, फिर +1। अब हल करोगे इसको, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 2l + 1 का मान आ गया, इन सबको कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इनमें हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 दूनी 6। डी उपकोष में कितने हो गए, 5 दूनी 10। एफ में कितने हो गए, 7 दूनी 14। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। और यदि आपसे पूछे कि जी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 9 को कितने से गुणा कर दोगे, 2 से, तो 9 दूनी 18। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 14 इसमें होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। इसको उतार लीजिए।
हाँ सर उतार लिया। डाल लिया बेटा? हाँ सर। ओके, अब देखिए, अब अपन को देखना है कि जो अपन के उपकोष होते हैं, उन उपकोषों में कौन सा उपकोष हमारा संभव है और कौन सा उपकोष संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण नोट लिखेंगे बेटा। और ये नोट आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके आगे भी काम में आएगा। देखिए, नोट क्या है अपना कि वे उपकोष, समझना इसको ध्यान से, वे उपकोष कभी भी संभव नहीं होते हैं जिनके लिए n तथा l का मान समान होता है। n तथा l का मान समान होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि n और l का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, और यदि n और l का मान समान है तो वह उपकोष संभव नहीं है, वह उपकोष नहीं बन सकता। अब इसको अपन उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखिए बेटा, आपको एक तो 1s लिख दिया, फिर 2s लिख दिया, फिर 1p लिख दिया, 2p लिख दिया, 2d लिख दिया, फिर हमने ले लिया 3s, 3p, 3d और 3f। अब आपसे अगर ये पूछे कि इनमें से कौन कौन संभव है और कौन कौन सा संभव नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनके लिए n और l का मान निकाल लोगे। इन सब के लिए किसका मान निकालोगे, n का और l का मान निकालोगे। सिंपल सा आपको n और l के मान निकाल के देख लेने हैं। यदि n और l का मान समान आ रहा है तो आप कह दोगे ये संभव नहीं है, और n और l का मान समान नहीं आ रहा है तो आप कह दोगे ये संभव है। कैसे, देखिए, जैसे हमने n का मान निकालना है और l का मान निकालना है, इसी प्रकार इनके लिए भी n का मान निकालना है और l का मान निकालना है। अब आपको पता है आगे जो ये संख्या लिखी हुई है ये कोस को ही तो व्यक्त करती है, और कोस के लिए n का मान क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था मुख्य क्वांटम संख्या में, है ना। तो जो आपकी इनके आगे संख्या लिखी हुई है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है 1, n का मान क्या हो गया इसके लिए 1, इसके लिए कितना हो गया 2, इसके लिए कितना हो गया 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, फिर इसमें n का मान हो गया 3, इसमें हो गया 3, इसमें भी कितना है 3, और इसमें भी कितना है 3। अब l का मान क्या होता है, आपने देखा s के लिए कितना होता है, देखो आपने l के मान निकाल रखे हैं, ये रही, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। तो आप l का मान यहाँ से लिख सकते हो, s के लिए कितना हो जाएगा 0, यहाँ s के लिए कितना हो जाएगा 0,
यहाँ पी के लिए कितना हो जाएगा 1, यहाँ पी के लिए कितना हो जाएगा 1, डी के लिए कितना हो जाएगा 2, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो अब इनमें देखो कौन कौन सा मान हमारा एन और एल का मान समान आ रहा है। तो देखो इसमें एन एल का मान समान नहीं है, इसमें भी एन और एल का मान समान नहीं है, लेकिन इसमें एन और एल का मान क्या है, समान है। एन का मान भी 1 है और एल का मान भी 1 है। फिर इसमें समान नहीं है, इसमें समान है। एन का मान भी 2 है और एल का मान भी 2 है। इसमें एन एल का मान समान नहीं है, इसमें समान नहीं है, इसमें समान नहीं है, लेकिन इसमें एन और एल का मान समान है। तो अब आपसे पूछेगी बताओ उनमें कौन संभव नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एक तो 1p, फिर 2d, फिर 3f। उपकोष संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इनमें एन तथा एल का मान समान प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। चलो तो लिख लो इस नोट को जल्दी से। लिख लीजिए इसको, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने।
हाँ सर उतार लिया। हाँ अब एक नोट और अपन को इसमें पढ़ना है, ये अपनी दूसरी क्वांटम संख्या हो जाएगी, द्विवंशी क्वांटम संख्या कंप्लीट। अगला नोट, अब सेकंड नोट क्या है हमारा कि किसी भी उपकोष में किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग का जो मान होता है वो संवेग का मान होता है हमारा अंडर रूट L+1 H/2π के बराबर होता है, के बराबर होता है। मतलब कोई भी उपकोष है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपकोष में, उनका कोणीय संवेग किसके बराबर होगा? अंडर रूट L+1 H/2π के बराबर। जैसे देखिए, आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया, जैसे एक्सरसाइज हम हल कर लेते हैं कि P उपकोष के इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो और D उपकोष के लिए ज्ञात करो। कोई सा भी आपको उपकोष दे दे और उसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान आपसे पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे? तो देखिए, आप क्या करोगे, पहले इसके लिए L का मान लिखोगे। तो P उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? 1, और D उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? 2। अब इसके बाद कौन सा सूत्र लगा दोगे? इसमें सूत्र लगा दोगे अंडर रूट L+1 H/2π, और इसमें भी कौन सा सूत्र लग जाएगा आपका? यही सूत्र लग जाएगा, L+1 H/2π। अब आपको क्या करना है, L का मान ही तो रखना है। तो जब आप L का मान रखोगे, L का मान कितना? 1, और 1+1 ये हो गया H/2π। इसको हल किया, 1 रेख 2 और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, तो ये क्या आ गया आपका? अंडर रूट 2 H/2π। तो P उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग का मान कितना होता है? अंडर रूट 2 H/2π होता है। इसी प्रकार इसके लिए निकालो, D उपकोष के लिए निकाल रहे हो तो L का मान क्या रखोगे? 2, तो 2, फिर L का मान 2+1 H/2π। और जब आप इसको हल करोगे तो 2 और 1 3
और 3 दूनी 6, तो क्या आ गया √6 h/2 तो डी उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या हो गया √6 h/2। इस प्रकार ये हमारी द्विवंशी क्वांटम संख्या यहाँ पर समाप्त होती है। ये बात समझ में आ गया? हाँ। चलो तो लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ भाई लिख लिया कि? हाँ सर। तो इस प्रकार अपन की 2 क्वांटम संख्याएं कंप्लीट हो गई। एक मुख्य क्वांटम संख्या और दूसरी हो गई हमारी द्विवंशी क्वांटम संख्या। अब 2 और बची हमारी। एक बच गई चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक बच गई हमारी